वेलकम टू खत्री जॉइसेस। खत्री जॉइसेस में आपका स्वागत है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं बट एट ए स्मॉल लेवल, लेकिन आपको ये आगे चलकर आपके सीयूटी एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, ठीक है ना, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उन सब में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच। मैं कई बार जब बच्चों से पूछता हूँ बेटा व्हाट आर फिगर ऑफ स्पीच, तो वो इतने थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दे स्टार्ट टेलिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव और इनके बारे में, नाउन प्रोनाउन, दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच। हम बात कर रहे हैं बेटा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अलंकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? ये आपका सॉरी अलंकार, ठीक है ना, हिंदी में इनको अलंकार बोलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए अलंकार क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आभूषण। ठीक है ना, जैसे भाई जो औरतें होती हैं, जो लेडीज हैं, वो कहीं बाहर जाती हैं तो वो आभूषण पहनती है। किस लिए पहनती है? सो दैट दे लुक ब्यूटीफुल, दे लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी अलंकार है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो क्या करते हैं, जो पोएट या ऑथर यूज करते हैं। देखिए मैंने लिखा है दीज आर द लिटरेरी टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड बाय द पोएट एंड ऑथर। इन्हें पोएट और ऑथर यूज करते हैं किस लिए? टू मेक द लैंग्वेज इफेक्टिव, ठीक है ना, उसको असरदार बनाने के लिए, उसको और ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए। ठीक है ना, हम किसी बात को एक तो सिंपल तरीके से कहें, एक उसको हम किसी नए अंदाज से कहें, नए तरीके से कहें, ताकि लोगों पर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, ठीक है ना, ज्यादा पड़े। उसे बोलते हैं बेटा क्या? लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, या पोएटिक डिवाइस। तो दीज आर द लिटरेरी टेक्निक्स और टूल्स यूज्ड बाय द पोएट एंड ऑथर। किस लिए? टू क्रिएट रिदम, डीप मीनिंग, टू मेक मोर अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड इंप्रेसिव देयर राइटिंग्स। अपनी राइटिंग्स को और ज्यादा इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डीपर मीनिंग के लिए, ठीक है ना, और एक रिदम क्रिएट करने के लिए दे यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स। उनको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। दे मैनिपुलेट साउंड, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज। वो लैंग्वेज को, ठीक है ना, उसको एक स्ट्रक्चर देती हैं, ठीक है ना, उनके मीनिंग को मैनिपुलेट कर देती हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस। ये मैंने आपके सामने लिखे हैं कुछ, ठीक है ना। अब ये कहेंगे सर ये कुछ है बेटा, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अप टू 12th क्लास आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। सीयूटी में एक क्वेश्चन लगभग इनसे रिलेटेड आ ही जाता है। ठीक है, देखिए सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, इसको हाइपरबोली भी बोलते हैं बेटा, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, पन, इमेजरी, आयरनी, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, ओनोमेटोपिया, ठीक है, इंजैबमेंट, रिपीटिशन, एनाफोरा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, रिफ्रेन, पता नहीं कितने आपके ये पोएटिक डिवाइसेज हैं। हम इनको धीरे धीरे हम समझेंगे, ठीक है ना। देयर आर मोर, और भी हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वो हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इनकी, ये आपको नाम पता होने चाहिए भी कौन कौन से हम पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, इनको पोएटिक या लिटरेरी, देखिए आपके लिटरेचर में आते हैं, आप जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनमें अगर इनका यूज होता है तो हम इनको लिटरेरी डिवाइस बोल देते हैं। and if they are used in the poem by the poet, then they comes to be known as poetic device. Okay बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, then we will start our poetic device. Now let's come to the poetic devices. चलिए हम आते हैं poetic और literary device। हमारा पहला और दूसरा, ये हमारे पहले दो पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, जो हमें डिस्कस करने हैं। अब मैंने इन दोनों को क्यों लिखा है एक साथ? देखिए हम जो भी पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच अगर कंपेयर करने के लिए हैं, अगर वो सेम, उनका ऑलमोस्ट सेम यूज है, तो हम उनको एक साथ लिखेंगे, और जो बिल्कुल सेपरेट है हम उनको एक एक करके समझेंगे। ये मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि दे बोथ आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इन दोनों का यूज किसके लिए किया जाता है बेटा? कंपैरिजन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, दो जो चीजें हैं, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर नॉट अलाइक, फिर भी हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? सिमिली एंड मेटाफर। अब देखिए सिमिली, देखिए व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स विद द वर्ड लाइक एंड एज, जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं
लाइक या एज वर्ड को यूज करके, दैट इज नोन एज सिमिली। विदाउट लाइक एंड एज, और बिना जब लाइक और एज के जब हम कंपेयर करते हैं, इसके बिना, तो दे आर नोन एज मेटाफर। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, सी इज लाइक ए रेड रोज। भाई मैंने कहा, मैंने उस लड़की की तुलना किससे की? एक रेड रोज से। मैंने कहा वो एक लाल गुलाब की तरह है। सॉरी बेटा। तो सी इज लाइक मैंने यूज किया ना। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिखता हूं, सी इज रेड रोज, सी इज रेड रोज, मैंने यहां भी तुलना की है, मैंने यहां भी कंपेयर किया उस लड़की को, लेकिन क्या मैंने यहां लाइक और एज वर्ड यूज किया? नहीं। तो ये होता है बेटा मेटाफर, और ये सेंटेंस है सिमिली। गॉट इट? तो अब आपको समझना है कि सिमिली और मेटाफर किस टाइप के पोएटिक डिवाइस हैं। ये वो पोएटिक डिवाइस हैं विच आर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। अगर हम लाइक और एज वर्ड यूज करके कंपेयर करते हैं तो दे आर सिमिली, अगर बिना उनके कंपेयर करते हैं तो दे आर मेटाफर। बिल्कुल आसान है बेटा। देखिए और एग्जांपल देखिए, द वर्ल्ड इज लाइक ए ट्रैप। ठीक है ना, ये 12th का जो चैप्टर है रेड ट्रैप, उसमें ये लाइन है, द वर्ल्ड इज लाइक ए ट्रैप। ये जो संसार है ना, ये एक ट्रैप, एक जाल की तरह है। लाइक वर्ड आ गया। ठीक है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द वर्ल्ड इज ए ट्रैप, वो मेटाफर हो गया। टाइम स्टील्स मोमेंट्स लाइक ए थीफ। वक्त है ना, वो हमारे पलों को, हमारे वक्त उसको कैसे एक चोर की तरह चुरा लेता है। तो मैंने टाइम की तुलना किससे की है बेटा? थीफ से। अब यही सेंटेंस है, टाइम इज ए थीफ, बात वही है, बट यहां विदाउट लाइक एंड एज, बिना लाइक के यूज किया है। टीपू फोर्ट लाइक ए टाइगर इन द बैटल। टीपू मीन्स सब जानते हैं, टीपू सुल्तान। ठीक है ना, तो टीपू फोर्ट लाइक ए टाइगर इन द बैटल। युद्ध के मैदान में टीपू एक टाइगर की तरह लड़ा। मैंने टीपू को तुलना किससे कर दी बेटा? टाइगर से। इसी सेंटेंस में देखिए, टीपू वाज ए टाइगर इन द बैटल, युद्ध के मैदान में वो टाइगर था। ठीक है ना, तो मैंने यहां बिना लाइक के इनको कंपेयर किया है, किसको? टीपू को और टाइगर को। तो ये क्या हो गया बेटा? मेटाफर। और ये क्या हो गया? लाइक आ गया, तो सिमिली। ठीक है ना। हर अब एज का भी यूज कर सकते हैं। हर फेस वाज एज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो लाइक और एज से जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं विद यूजिंग दीज टू वर्ड्स, उसको बोलते हैं बेटा सिमिली। विदाउट वर्ड्स लाइक एंड एज जब हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज मेटाफर। गॉट इट? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे लिटरेरी डिवाइस पर। ठीक है ना, पहला हमने किया बेटा सिमिली और मेटाफर। ठीक है, अब करते हैं हम तीसरा एलिट्रेशन। देखिए इसको ऑलिट्रेशन भी बोलते हैं और एलिट्रेशन भी, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना, तो एलिट्रेशन देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना, क्या होता है अनुप्रास अलंकार? ठीक है ना, हिंदी में देखिए, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है। ठीक है ना, आवर्ती का मतलब मैंने ज्यादा हिंदी में बोल दिया। ठीक है ना, व्हेन वन द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। कोई भी एक वर्ड है, उसकी बिगिनिंग एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, एक ही वर्ड अल्फाबेट से हो रही है, दैट इज नोन एज ऑलिट्रेशन। जितने भी देखिए हमारे जो टंग ट्विस्टर है ना बेटा, अब ये वर्ड टंग ट्विस्टर इटसेल्फ इज ए अलिट्रेशन, क्योंकि देखिए ये भी टी और ये भी टी, दोनों टी अल्फाबेट है, तो टी टी, इट्स ए टंग ट्विस्टर। तो ये टी टी बार बार रिपीट हो रहा है ना बेटा, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। और जितनी भी हमारी टंग ट्विस्टर है, वही जो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, ठीक ना, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये जितने भी हमारे टंग ट्विस्टर है और बहुत सारे हैं। ठीक है ना, पक्का पपीता, पीला पपीता, जो भी है, दे आर ऑल अलिट्रेशन। आगे बात समझ में कैसे? अब इसको इंग्लिश में देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब देखिए इसका फर्स्ट अल्फाबेट डी, डी और डी, यहां भी डी है पर वो लास्ट में, बट द फर्स्ट अल्फाबेट इज डी। तो ये क्या बन गया था? डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का। समझ में आ गया? कोई भी हम एक नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो किसी लड़के का नाम है, ठीक है ना, ईशांत। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा? ठीक है ना, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बट इरिटेबल ईशांत, आई आई एंड आई, तो ये क्या हो गया बेटा?
एलिट्रेशन। आप किसी भी नाम को ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे मान लो, ठीक है ना, पी से है किसी का नाम, पूजा है, ठीक है ना, तो वी कैन से, ठीक है ना, प्रीटी पूजा, ठीक है ना, पावरफुल पूजा, तो पी पी, ये दीज आर द एलिट्रेशन। सी सॉ ए स्पाइडर एंड ए स्नेक ऑन द शेल्फ। अब देखिए इसमें एस एस एस, फिर यहाँ एस और फिर यहाँ एस, तो जरूरी नहीं होता वो कॉन्टिन्यूसली अगला ही वर्ड हो, ठीक है ना, इट मे हैव 2 और 3 वर्ड्स इन बिटवीन, फिर उसके बाद वो अल्फाबेट रिपीट होता है हैविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ देखिए शी सॉ ए स्पाइडर एंड ए स्नेक ऑन द सेल्फ, तो यहाँ पर एस बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अलिट्रेशन। समझ गए ना? लेट्स सी, गीतू ग्रैब्ड द गोल्डन गूज, जी 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 एंड जी। मोस्ट मॉन्स्टर्स डू नॉट माइंड मेकिंग मेस, जो मोस्ट, ज्यादातर जो मोस्ट होते हैं ना, वो मेस करने में, ठीक है ना, ये इधर उधर उथल पुथल करने में वो माइंड नहीं करते, उनको कोई परवाह नहीं होती। तो मोस्ट मॉन्स्टर्स डू नॉट माइंड मेकिंग मैसेज, ठीक है। नाउ सी सेल्स, ये बिल्कुल आसान है, ये तो नॉर्मली होता है, सी सेल्स ऑन द सी शोर, ठीक है ना, वो समुद्र के किनारे क्या बेच रही है, सी सेल्स बेच रही है। तो हेयर ऑल्सो एस 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 इज रिपीटेड। तो आपको समझ में आ गया, अलिट्रेशन अनुप्रास, किसी चीज की बार बार आवृत्ति होना, बार बार किसी, ठीक है ना, अल्फाबेट का आना, ठीक है ना। इंग्लिश में हम कहेंगे द रिपीटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। आगे बात समझ में बेटा? तो यू कैन सी दीज आर द एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। Okay, now we are going to do the fourth poetic device or figure of speech, that is personification. क्या है बेटा? Personification, नाम से ही पता चल रहा है person, ठीक है ना। When the qualities of a person, or you can say the human traits or the quality of a person are given to a living or a non-living object. If we are giving some quality of a person, ठीक है ना, to a living, सपोज एनिमल, किसी बर्ड को, किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को, जब हम क्या देते हैं बेटा, एक मनुष्य की क्वालिटी उन्हें दे देते हैं, ठीक है ना। ए ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू ए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जैसे सपोज ये मार्कर है, ठीक है ना, इट्स नॉन लिविंग, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे हिला रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा द मार्कर इज डांसिंग, द मार्कर इज डांसिंग। कैन द मार्कर डांस? नो। Dancing is the quality of a human, so I have given this quality to the marker. तो ये क्या हो गया? The marker is dancing। ये कौन सा पोइटिक डिवाइस हो गया बेटा? लिटरेरी डिवाइस हो गया पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया? पर्सन की क्वालिटी किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को देना, पर्सोनिफिकेशन। नाम से ही सबसे आसान हो जाता है बेटा, अगर उसको आप ध्यान से समझ लोगे तो, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, देयर आर सम एग्जांपल्स। आई हर्ड माय हार्ट क्राई एट नाइट, मैंने रात को अपने दिल को रोते हुए सुना, ठीक है ना। क्या दिल रो सकता है? नहीं रो सकता ना, ठीक है ना, इंसान रोता है, लेकिन मैंने जो रोने की क्वालिटी है वो किसको दे दी? हर्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पर्सोनिफिकेशन। द होल टाउन वाज स्लीपिंग, पूरा शहर सो रहा था। इंसान सोते हैं, शहर कभी सोता है? नहीं। तो बट वी हैव गिवन द क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग टू द टाउन, टू द टाउन, सॉरी हियर, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा? पर्सोनिफिकेशन। अगला एग्जांपल देखिए, द मून वाज स्माइलिंग इन द नाइट, हम रात को देखते हैं सोते हुए चांद दिखाई देता है, ठीक है ना। ज्यादातर गर्मियों में जो चांद बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि चांद हमें देखकर मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। दीज आर द फीलिंग्स ऑफ ए पोएट, ठीक है ना। वो कहता है द मून वाज स्माइलिंग एट मी इन द नाइट, रात को चांद मुझे देखकर शर्मा रहा था या मुस्कुरा रहा था। तो स्माइलिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन दैट इज गिवन टू ए मून। माई फोन रिफ्यूज टू टर्न ऑन, मैं कहीं बाहर गया, बैटरी डाउन हो गई, फोन मेरा ऑन ही नहीं हो रहा, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने चार्जिंग पे भी लगाया फिर भी ऑन नहीं हो रहा, खराब हो गया। तो हम जैसे बोलते हैं माई फोन रिफ्यूज टू टर्न ऑन, भाई मेरे फोन ने मना कर दिया कि वो ऑन नहीं होगा। क्या फोन मना कर सकता है? नहीं। तो ये जो रिफ्यूजिंग क्वालिटी है ना, वो मैंने फोन को दे दी। इंसान मना करता है बेटा, लेकिन इट इज ए वे टू से, ये कहने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो द माई फोन रिफ्यूज टू टर्न ऑन, तो ये वही मैं कह रहा हूं ना, व्हेन द पोएट और द ऑथर यूज सम वर्ड्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड ब्यूटीफुल एंड इंप्रेसिव, दे आर नोन एज
फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो ये बात इस तरीके से कह दी। द फायर स्वेलोड द इंटायर फॉरेस्ट, भाई बहुत बड़ा जंगल है, सूख गया, गर्मियों में आग लग गई, ठीक है ना, तो हम कहते हैं भाई पूरा जंगल जल गया, ठीक है ना। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया आग से। लेकिन इसने क्या कहा है, द फायर, आग ने स्वेलो, स्वेलो का मतलब क्या होता है बेटा, निगल लेना, ठीक है ना। आग ने किसको निगल लिया, पूरे फॉरेस्ट को, यानी कि पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया आग में, ठीक है। लेकिन हाउ डज द राइटर सेज, द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, क्या आग स्वेलो कर सकती है बेटा, नहीं कर सकती, ठीक है ना। वी स्वेलो, हम निगलते हैं, वी स्वेलो, जैसे दवाई निगल ली, खाना निगल लिया, ठीक है ना। तो क्या आग जंगल को निगल सकती है, नहीं। कहने का मतलब भाई पूरा फॉरेस्ट जंगल आग जो था वो आग में खत्म हो गया, उसकी लपेट में आ गया और जल गया। बट द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन, human trait is swallowing, human trait is refusing, smiling, sleeping, ठीक है ना, crying, these are the human qualities that are given to living or non living things। last sentence देखते हैं बेटा, the clock stared at me the whole night, मैं सो रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरी आंख नहीं लग रही, मैं पंखे को देख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे पंखा मेरे से बातें कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे पंखा मुझे घूर रहा है, सामने दीवार पर घड़ी है, वो मुझे, मैं उसको देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो मुझे घूर रही है। तो कहने का मतलब, द क्लॉक स्टेड एट मी द होल नाइट, पूरी रात, ठीक है ना, वो जो क्लॉक था वो मुझे घूरता रहा, घड़ी मुझे घूरती रही। क्या घड़ी घूर सकती है, नहीं, मैं देख रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। बट हाउ ब्यूटीफुली द पोएट हैज यूज्ड, द क्लॉक स्टेयर्ड एट मी द होल नाइट, कैन ए क्लॉक स्टेयर, नो, बट द क्वालिटी हैज बीन गिवन टू द क्लॉक ऑफ स्टेयरिंग। आगे बात समझ में। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जब भी एग्जाम में ऐसा आता आप समझ जाओगे कि भाई हाँ, यहाँ तो ह्यूमन क्वालिटी है जो इसको दे दी गई है, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटा, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण, किसी चीज का, किसी चीज को मानव की क्या दे देना, क्वालिटी दे देना। मानवीयकरण अलंकार, मानव यानी कि पर्सन, पर्सोनिफिकेशन, नाम से ये तो बिल्कुल इजी है, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। चलिए, अब अगला फिगर ऑफ स्पीच है बेटा, हाइपर बोले, ठीक है ना। इसको हाइपर बली भी बोलते हैं, कई कहते हैं नहीं ये हाइपर बोले है, कुछ कहते हैं हाइपर बली है, तो इट्स हाइपर बली। कैसे याद करना है, आपने बाहुबली का नाम सुना होगा ना, बाहुबली बहुत ताकतवर था, ठीक है ना, वो इधर उधर चीजों को ऐसे ऐसे उठा के फेंकता था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, ठीक है। तो उसका छोटा भाई है हाइपर बली, और नाम से भी पता चल रहा है, जैसे देखो पर्सोनिफिकेशन, नाम से पता चलता था पर्सन की क्वालिटी देना, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। ऐसे ही हाइपर बोले, हाइपर बली, हाइपर होके बोल दिया, हाइपर होके, जैसे भाई कई बार टीचर है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, क्या वो किसी बच्चे को उठा के फेंक सकता है खिड़की से बाहर, नहीं। या टीचर कई बार कहता है कि देखो मैंने ये चीज तुम्हें 1000 बार बताई है, क्या उसने वाकई में 1000 बार बताई है, नहीं, 5, 4, 10, 12, 20 बार बताई होगी, 1000 बार कभी नहीं बताई होगी। तो जो ऐसे स्टेटमेंट बोले जाते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं, हाइपरबोली। हाइपर होके थोड़ा गुस्से में बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक कविता पढ़ी थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह उखाड़ दिया, ठीक है ना। क्या गाजर मूली की तरह उखाड़ा जा सकता है दुश्मनों को, नहीं। कहने का मतलब उन्होंने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, बहुत बुरी तरह से मार काट की। तो महाराजा रणजीत सिंह ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंका। क्या हम गाजर मूली उखाड़ते हैं ना जैसे जल्दी जल्दी जल्दी, तो क्या हम दुश्मनों को ऐसे काट सकते हैं, मार सकते हैं, नहीं। कहने का मतलब किसी भी चीज को, ठीक है ना, क्या करना, एग्जरेट करना। तो एग्जरेशन ऑफ द फैक्ट बाय द पोएट और ऑथर टू एम्फेसाइज और फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट, ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए, किसी चीज को ज्यादा जोर देने के लिए, किसी दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना, जो चीज बोली जाती है बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अतिशयोक्ति। अति, बस किसी चीज की अति हो जाना, एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाना, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपर बले, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा, इसलिए टू ग्रैब द अटेंशन। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। रोमियो सेड दैट ही कुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, ऑफर नहीं, सॉरी, फॉर हर, कई बार गलत लिखा जाता है बेटा, बट व्हेन वी रीड इट, इसलिए कहते हैं रीडिंग करनी चाहिए ताकि जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो सामने दिखाई दे, जो बोल रहा है वो तो था ही नहीं, ऑफ ऑफ लिखा था, फोर तो है ही नहीं। ओके, तो रोमियो सेड दैट ही कुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, वो उसके लिए, किसके लिए, सबको पता है, रोमियो सेड दीज वर्ड्स फॉर जूलियट,
कि भाई मैं उसके लिए क्या है, पहाड़ों को हिला सकता हूँ। क्या पहाड़ों को हिला सकते हैं? नहीं हिलाया जा सकता। बट ये क्या किया गया है, एक्सग्रेट किया गया है, तो ही कुड मूव माउंटेन्स, ठीक है ना। तो ये है हाइपरबोले का एग्जाम्पल। शी क्राइड ए रिवर ऑफ वाटर, वो इतनी दुखी थी कि वो इतनी रोई, ठीक है ना, कि नदी भर गई, ठीक है ना, उसके आंसुओं से नदी भर गई। तो क्या आंसुओं से नदी भर सकती है? नहीं, ठीक है ना। तो शी क्राइड ए रिवर ऑफ टीयर्स इज एन एग्जांपल अगेन ऑफ हाइपरबोले। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोले। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट इट, अभी बताया था मैंने 1000 बार बताई है, ठीक है। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी, दैट शी कुड स्लीप फॉर ए ईयर, ठीक है ना। देखो कितनी बड़ी बात है, वो इतनी थकी हुई थी कि वो 1 साल तक सो सकती है। क्या कोई 1 साल तक सो सकता है? नहीं। बट इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। सी विंग्ड, अब देखो विंग का मतलब क्या होता है बताइए। सी विंग्ड का मतलब होता है, विंग का मतलब होता है आंख मारना, ठीक है ना। सो सी विंग्ड एंड एवरीवन अराउंड हर फेल डाउन, ठीक है ना। उसने आंख मारी और जो भी उसके आसपास थे वो सारे गिर गए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। तो समझ में आ गया बेटा, हाइपरबोली क्या होता है? हाइपर होके बोल देना, किसी चीज को एक्सग्रेट कर देना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना, अतिशयोक्ति कर देना, ठीक है, दैट इज हाइपरबोली। और आप हाइपरबोले भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे हम कहेंगे द सन स्ट्रेच्ड इट्स आर्म टू ग्रीट एवरीवन, द सन स्ट्रेच्ड इट्स आर्म, सूरज ने अपनी बाहें फैला दी सबके स्वागत के लिए। जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता, आओ भी मिलो मुझसे, तो क्या सूरज बाहें फैला सकता है? नहीं। तो इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर भी कहा गया है, लेकिन आई थिंक दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, जो हमने पिछला किया था ना भाई, क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं सूरज को, किसकी? ह्यूमन की। तो ये गलत एग्जाम्पल बन रहा था हमारा, हाइपरबोले नहीं है बेटा वो। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हाइपरबोले है, सूरज ने अपनी बाहें फैला दी, ठीक है ना। ठीक है, सूरज बाहें नहीं फैला सकता, लेकिन ये क्वालिटी दे रहा है, किसकी? ह्यूमन की। बाहें कौन फैला सकता है? ह्यूमन। द ह्यूमन ट्रेट हैज बीन गिवन टू सन। तो द सन स्ट्रेच्ड इट्स आर्म, ये कौन सा है बेटा? पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोले, ये हाइपरबोले के एग्जांपल है बेटा, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना हाइपरबोले। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, हमने 5 कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू द 6th एंड 7th। अब देखिए फिर वही बात आ गई, ठीक है ना। हम ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, दे आर ऑलमोस्ट सेम। जैसे सिमिली और मेटाफर हमने डिस्कस किया था, सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली, द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विद द वर्ड लाइक एंड एज, बाय यूजिंग, जब हम लाइक और एज दो वर्ड यूज करके कंपैरिजन करते हैं किसी एक वर्ड को, मतलब या तो लाइक या एज, तो हम उसे सिमिली बोलते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट द वर्ड लाइक एंड एज, तो मेटाफर। ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखा था। अब ऐसे ही ऑक्सीमोरॉन है बेटा, और पैराडॉक्स, ठीक है ना। नाम भी सुना होगा आपने एक सिंगर का, पैराडॉक्स, बड़े अजीब गाने गाता है, अजीब थे ना उसके, तो उसी से रिलेटेड है ये। देखिए, ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, पहले हम समझते हैं ऑक्सीमोरॉन को। ऑक्सीमोरॉन वो पोएटिक डिवाइस है बेटा, वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स मींस अपोजिट वर्ड्स, यू कैन से, ठीक है ना। क्या क्या बोलते हैं बेटा? अपोजिट वर्ड्स जब एक साथ यूज किए जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। तो पैराडॉक्स क्या है? जब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट और आइडिया, एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, एक आइडिया है, वो भी क्या है? अपोजिट है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैराडॉक्स। बस इसमें ध्यान रखना है कि ये एक स्टेटमेंट होती है और ये एक वर्ड होते हैं, बोथ आर अपोजिट, दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। वर्ड्स ऑक्सीमोरॉन, स्टेटमेंट पैराडॉक्स। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, जो कॉमेडियन था वो सीरियसली फनी था। कैन ए कॉमेडियन, यस ही इज ए फनी, बट कैन ही बी सीरियसली फनी? यस। द टू वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर बट यूज्ड टुगेदर। जैसे मैं कहूँ ना, ही इज ए वाइज आउल, ही इज ए वाइज आउल, भाई मैंने उल्लू भी बोल दिया उसको और वाइज भी बोल दिया। हाउ कैन ए आउल बी वाइज? उल्लू, हम कहते हैं ना उल्लू है क्या, मूर्ख, उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन मैंने कहा वो एक वाइज आउल है।
he is a wise donkey, he is a wise owl. Can it be? Two opposite words are used, that is oxymoron. अगला सेंटेंस देखिए, रजनी was clearly confused about the plan. देखिए clearly confused, अब बच्चे ये सोचेंगे भाई ये सी और सी, बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस है, जल्दी बताइए। सी एंड सी आर रिपीटेड, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन। क्या हो गया बेटा? एलिट्रेशन, ठीक है ना। लेकिन यहां अब एलिट्रेशन नहीं लिख हो गया, आपने लिख भी दिया तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, चलो भाई इसको नॉलेज तो है, दे देते हैं नंबर। लेकिन इसका रियल देखा जाए तो ये ऑक्सीमोरोन है। रजनी वाज क्लियरली कंफ्यूज, देखो दो वर्ड्स अलग अलग है बेटा, ठीक है ना, उसमें अलग अलग थोड़ी थे। डू नॉट ड्राइव एंड ड्रिंक, ड्राइव अलग वर्ड है, ड्रिंक अलग वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही क्लियरली कंफ्यूज्ड, बोथ आर अपोजिट। रजनी वाज क्लियरली कंफ्यूज्ड अबाउट द प्लान, कैसे हो सकता है क्लियरली कंफ्यूज? इट वाज एन ओपन सीक्रेट, इट वाज एन ओपन सीक्रेट। सीक्रेट क्या ओपन होते हैं? नहीं, कहते हैं ना टॉप सीक्रेट है, छुपा के रखना है, किसी को बताना नहीं है। तो इट वाज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट कांट बी ओपन, तो इसलिए दीज आर द टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। कैन यू प्रोवाइड मी द ओरिजिनल कॉपी? अरे जब ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे, ठीक है ना, कहते ना भी उसकी कॉपी दे दो मुझे, यानी कि उसकी फोटो स्टेट दे दो या उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दो। तो बट कॉपी है तो ओरिजिनल कैसे है? तो दीज आर द टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। आगे बात समझ में? ऑक्सीमोरॉन। कैन यू प्रोवाइड मी द ओरिजिनल कॉपी? देयर आर सम स्वीट सोरो, अब देखेंगे एस और एस एलिट्रेशन, बट स्वीट सोरो, हाउ कैन ए सोरो बी स्वीट? दुख, दुख तो कैसा होता है बेटा, ठीक है ना, दर्द भरा होता है, पेनफुल होता है, स्वीट तो होता नहीं है। तो स्वीट सोरो। डेफनिंग साइलेंस, कैसी साइलेंस? डेफनिंग, बहरा कर देने वाली। बहरे कब होंगे? जब बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, कहते ना यार कान पक गए मेरे, तो बहरा हो गया मैं शोर से। लेकिन यहाँ साइलेंस है, चुप्पी, ठीक है ना। तो कैसी? डेफनिंग साइलेंस। बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स। सिमिलरली वाइज ऑल वी हैव डन वर्किंग हॉलीडे, वी आर हैविंग ए वर्किंग हॉलीडे। ये क्या बात हुई भाई? वी आर हैविंग ए वर्किंग हॉलीडे, जब हॉलीडे है तो वर्किंग क्यों है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना किसी दिन हॉलीडे है लेकिन काम पर बुला लिया, ठीक है, पीटीएम है, कुछ और चीज है, तो दैट इज नोन एज वर्किंग हॉलीडे। दे आर अपोजिट वर्ड्स, वर्किंग भी और हॉलीडे भी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना बेटा? क्लियरली कंफ्यूज्ड, ओपन सीक्रेट, ओरिजिनल कॉपी, वाइज आउल, ठीक है ना, पापी गुड़िया, पापी देवता, सॉरी पापी देवता। जब देवता है तो पापी कैसे हो सकता है? तो ये जो वर्ड है ना, ये क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीमोरोन, ये वर्ड्स हैं। और स्टेटमेंट पैराडॉक्स, चलिए उसे समझते हैं। पहला सेंटेंस ही देखिए, देखिए कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दैट सीम्स एब्सर्ड, जो बिल्कुल अजीब दिखाई देती है बट हैज ए डीपर मीनिंग, उनका मीनिंग बहुत ही गहरा होता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने एक मूवी देखी होगी केजीएफ, ठीक है ना, उसमें पूरी फिल्म अच्छी है, लास्ट में लिखते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, है ना, ये अंत का शुरुआत है, ठीक है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ठीक है। तो अब बिगिनिंग है तो एंड कैसे हो सकता है? बट अब ये एक स्टेटमेंट के उसमें यूज किया गया बेटा, ठीक है ना, इट्स एन आइडिया, इट्स ए स्टेटमेंट, तो हम इसको बोलेंगे इट्स ए पैराडॉक्स, ओके, क्योंकि बिगिनिंग एंड एंड आर अपोजिट वर्ड्स, बट यहां पर दे आर नॉट यूज्ड टुगेदर, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। इफ यू विश फॉर पीस, अगर आपको शांति की इच्छा, अगर आप शांति चाहते हो, प्रिपेयर फॉर वॉर। अब वॉर एंड पीस आर डिफरेंट थिंग्स, बट देखिए सेपरेटली यूज किए गए हैं, ठीक है ना। इफ यू वांट पीस, अगर आपको शांति चाहिए, प्रिपेयर फॉर वॉर, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना। महाभारत में देखो कितनी अशांति थी, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, कभी वनवास गए, कभी छुप रहे हैं, कभी लाक्ष्य गृह में है, ठीक है ना, कभी कोई दूत क्रीड़ा हो रही है, कभी द्रौपदी चीरण। इससे अच्छा है कि भाई एक बार में ही मामला खत्म करो, वार करो और फिर शांति से रहो। तो वही कहता है इफ यू विश फॉर पीस, प्रिपेयर फॉर वॉर। These are the two opposite words but used in a statement as a statement, that's why it's a paradox, ठीक है ना। Cowards die many times before their death but valiant or you can say brave dies only once। बहादुर है एक ही बार मरता है और जो कायर है वो बार बार मरता है। बार बार मरता है मतलब डर डर के जीता है वो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे आज मरा कल मरा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट ब्रेव डाइज ओनली वंस। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यू कैन सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट, क्या ऐसा हो सकता है? आप कह रहे हो मनी को सेव करना है लेकिन कैसे? स्पेंड करके, ठीक है। तो यू कैन सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट।
अब देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन मैंने उसको स्पेंड कर दिया, मैंने उससे सोना खरीद लिया, ठीक है ना, तो मेरा पैसा बच गया ना इनडायरेक्टली। मैंने एक जमीन खरीद ली, ठीक है ना, मेरा पैसा तो गया, मैंने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, बस मैंने उसको बचा भी लिया, ठीक है ना। तो यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब सेव एंड स्पेंड, दीज आर द contradictory statements, opposite statements. Statements are they if they are opposite statement, paradox, if they are opposite words, oxymoron. क्लियर बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Okay, now let's come to the eighth one, and today this is the last one. Next video में we are going to do the next 8 or 10. ठीक है बेटा, काफी टाइम हो गया, तो we will do the last one of today's poetic device or literary device. Onomatopoeia. देखो, onomatopoeia means words are used to imitate or suggest a sound. ठीक है ना, जैसे मैंने कहा the boys were clapping. अब clap जो word है, ठीक है ना, वो किसके लिए यूज किया गया है बेटा, इट इज लाइक ए साउंड, ठीक है ना। तो जो क्लैप वर्ड है उससे पता चल रहा भी आवाज आना, ठीक है ना, हाथों की जो ताली बजाते हैं उसको, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी एक्शन के लिए जो साउंड इमिटेट होती है, जो सजेस्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ओनोमेटोपिया। देखिए, आई हर्ड द चिंक ऑफ मनी, भाई मैंने पैसों की खनखनाहट सुनी, झंझनाहट, खनखनाहट, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो वर्ड है चिंक, ये क्या बता रहा है बेटा, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई है मनी, जो सिक्के होते हैं ना, ठीक है ना, उनकी मुझे खनखनाहट सुनाई दी, तो चिंक वर्ड सजेस्ट ए साउंड ऑफ मनी। द बीज बज्ड, मधुमक्खियों का भिन भिनाना, देखा होगा ना, कई बार आप सो रहे हो तो मच्छर आ जाता है, उसकी एक अजीब सी बजिंग होती है, ऐसे ही मधुमक्खियां जो भिन भिनाती है। हाइव, हाइव क्या होता है बेटा, छत्ता, जो मधुमक्खी जो जैसे टहनी है उस पर लगा होता है ना मधुमक्खियों का छत्ता, ठीक है ना, तो उसके चारों तरफ मैंने क्या सुनी, ठीक है ना, द buzzing of the bees. The bees buzzed around the hive. The door creaked as it opened. ठीक है ना, जैसे फिल्मों में होता है ना, दरवाजा खोलते हैं आवाज आती है ऐसे, ठीक है। तो जो दरवाजे की जो आवाज है, खुलने की जो आवाज है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रीक। तो द डोर क्रीक्ड एज इट ओपन, जैसे ही दरवाजा खोला उसके चरचराने की आवाज आई, ठीक है। द स्नेक हिस्ट, अब जो स्नेक है उसकी जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हिस्ट, ठीक है ना, फुंकारने की आवाज। द स्नेक हिस्ट एज इट केम आउट ऑफ इट्स सोल, जैसे ही वो अपने बिल से बाहर आया मुझे उसकी फुंकार सुनाई दी, हिस का मतलब फुंकार स्नेक की, ठीक है। द फ्रॉग क्रॉक्ड, ये आपकी पोएम है 9th क्लास में, पहले थी अब तो सिलेबस चेंज हो गया। द फ्रॉग क्रॉक्ड अवे इन बिंगल बो, ठीक है ना, जगह का नाम है, ठीक है। तो वहां पर वो क्रॉक करता था, फ्रॉग क्या करते हैं, क्रॉक, तो द फ्रॉग क्रॉक्ड अवे इन द बिंगल बो। इन दिस वे these are the words that tells about the sound, okay, और जो वर्ड्स साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं दे आर नोन एज ओनोमेटोपिया, क्या बोलते हैं बेटा उन्हें, ओनोमेटोपिया। गॉट इट। नाउ जैसे गर्गलिंग ऑफ वाटर, थंपिंग ऑफ हैमर, रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की खनखनाहट, ठीक है ना, जैसे पत्ते हिलते हैं तो एक अजीब सी आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं बेटा द रसलिंग ऑफ लीव्स। So these are some, there are lot of words, but these are some examples of onomatopoeia. तो आप लोगों को समझ में आ गया, we have done 8 poetic device, पहला simile और metaphor for comparison, अगर हम like और as यूज करते हैं तो simile, अदरवाइज metaphor। hyperbole, hyper होके बोल देना, बढ़ चढ़कर, अतिशयोक्ति, ठीक है, उसको। फिर था हमारा कौन सा, पर्सोनिफिकेशन, नाम से पता चला पर्सन की क्वालिटी दे देना, पर्सोनिफिकेशन। फिर दो हमारे आए थे ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स, दोनों क्या करते हैं बेटा, अपोजिट, एक वर्ड है एक स्टेटमेंट है, वर्ड दैट इज ऑक्सीमोरॉन, स्टेटमेंट दैट इज पैराडॉक्स। फिर हमारा था एलिट्रेशन, जितने भी टंग ट्विस्टर हैं ऐसे याद कर लो, टीटी आ गया टंग ट्विस्टर में, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड आती है, कोई भी अल्फाबेट बार बार रिपीट होता है, दो इकट्ठे वर्ड्स या एक दो वर्ड छोड़ के, ठीक है ना, तो वो क्या कहला जाता है बेटा, एलिट्रेशन। तो दीज वी हैव डन, और अब अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू डू सम मोर पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, और शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो।